So we will start with a quick recap of, not quick but detailed recap of the electric potential due to electric dipole. तो कल का जो लास्ट टॉपिक था, we wanted to find out electric potential due to electric dipole. तो हम उसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे before going ahead to the next topic. So last topic from yesterday was, if you remember, electric potential due to electric dipole. Due to electric dipole. तो बहुत सिंपल डेरिवेशन था, लिटिल लेंदी बट सिंपल. व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एंड एज यू नो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू. सो यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस. सेंटर ऑफ द डाइपोल को बोल देंगे हम लोग O. ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस भी है L. पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया A पॉइंट पे है और नेगेटिव चार्ज हम लोग इमेजिन करेंगे B पॉइंट पे है. देन देयर इज सम पॉइंट C एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम सेंटर, और हमको इस C पॉइंट पे फाइंड करना है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस L एंड L. एक पॉइंट है C जिसका डिस्टेंस है R फ्रॉम द सेंटर of dipole. We want to find out what is electric potential due to this dipole. Extremely simple. थोड़ा जहां जहां जरूरत है उतना थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग. So let us consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q located at points A and B, at a distance 2L from each other, at a distance 2L from each other. क्योंकि A से O L है, O से B L है, तो total distance is 2L from each other. Then of course we know that, हमको पता है what is electric dipole moment, क्योंकि हमको electric dipole moment यूज करना है तो पता होना चाहिए. So we know that electric dipole moment is given by, what is electric dipole moment? P equal to Q into 2L. और इसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. So electric dipole moment is Q into 2L and is directed from negative charge to positive charge. मतलब from minus Q to plus Q. So it is directed from negative Q to positive Q. Good. इसके बाद कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो मैं लिखूंगा नहीं. You should know what is axis of dipole. A straight line passing through center of both the charges is known as axis of dipole, and equator of dipole. A straight line passing through center of dipole and perpendicular to the axis is known as equator. तो वो बेसिक चीजें हैं, हमको बाद में लगेंगे तब देखेंगे हम लोग. हमारा टास्क था टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू डाइपोल. तो डाइपोल में दो चार्जेस है और हमने कल ही देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल? पोटेंशियल एट पॉइंट C इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B. एक काम करते हैं ना, इसको Q1 बोल देते हैं और इसको Q2 बोल देते हैं, और ये जो एंगल इसको बोल देंगे थीटा. तो पॉइंट C इज अलाइंड एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन मतलब O. तो पॉइंट C जहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, पॉइंट C इज अलाइंड एट एन एंगल थीटा with respect to point O. With respect to point O. Therefore, total potential at point C is
टोटल पोटेंशियल इज V विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्योंकि ये जो पॉइंट C था ये पहले चार्ज के फील्ड में है, ये पॉइंट C ये दूसरे चार्ज के भी फील्ड में है, तो पॉइंट C पे पहले चार्ज का पोटेंशियल भी होगा और पॉइंट C पे दूसरे चार्ज का पोटेंशियल भी होगा। और हमने डिस्टेंसेस को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो C पॉइंट का Q1 से डिस्टेंस हमने लिया था R1 और C पॉइंट का दूसरे चार्ज से डिस्टेंस हमने लिया था R2। गुड, क्लियर यहाँ तक? तो बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। गुड, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, आपको पता है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा, 1/4πε0 Q1 बाय R1, राइट। लेकिन Q1 प्लस Q है तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q बाय R1। एंड यू ऑल्सो नो व्हाट इज V2, 1/4πε0 Q2 बाय R2। लेकिन ये Q2 क्या है, माइनस, तो 1/4πε0 Q बाय R। तो therefore टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू जो था V1 प्लस V2, ये आ जाएगा 1/4πε0 Q बाय R1 माइनस 1/4πε0 Q बाय R2। जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन है, 1/4πε0 और Q, तो 1/4πε0 Q कॉमन आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, अभी सिंप्लीफाई करना क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कांट वी यूज दिस फॉर्म, ये भी तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना ड्यू टू डाइपोल। यस यू कैन यूज, लेकिन मैंने पहले ही बताया जहां जहां पे डाइपोल की बात होगी तो फाइनल आंसर हमेशा लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमको जो फाइनल फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं, तो क्या है Q। तो हमको इक्वेशन में क्या लाना पड़ेगा, P, और P लाने के लिए आपको पहले R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें 1/R1 और 1/R2 है, तो पहले 1/R1 और 1/R2 फाइंड करो। तो पहले हम लोग 1/R1 फाइंड करेंगे, और 1/R1 फाइंड करने के लिए भी सिंपल, ये डिस्टेंस था R1 इफ यू रिमेम्बर, डायग्राम याद होना चाहिए, ये था R, और अगर आपको याद है तो ये था L, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था O, ये पॉइंट था C, ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है L, और ये एंगल है थीटा। अभी डायग्राम ड्रॉ किया ना, उसमें ही सब कुछ था। लुक, AOC ट्राइंगल, R1 R L और थीटा। हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट 1/R1, मतलब हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट R1। और ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर तुम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर नहीं सकते। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा तो हमको कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग कोसाइन रूल, और अगर आपको याद होगा कोसाइन रूल मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, जो साइड फाइंड करना है उसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। क्या फाइंड करना है आपको, R1, तो R1 स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। गुड, दिस इज कोसाइन रूल, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। अब एक काम करेंगे, R स्क्वायर को निकाल लेंगे कॉमन, तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर आ गया कॉमन, 1 प्लस L स्क्वायर बाय R स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर न्यूमरेटर में था नहीं, हमने कॉमन निकाला तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस 2L cos थीटा बाय R। अगर नहीं समझ में आया एडजस्टमेंट तो R स्क्वायर से वापस मल्टीप्लाई करके देखो, ऊपर का टर्म मिलना चाहिए। R स्क्वायर इंटू 1 इज R स्क्वायर, R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज L स्क्वायर, R स्क्वायर इंटू 2L cos थीटा बाय R, एक R कैंसल, तो 2LR cos थीटा, राइट, क्लियर यहाँ तक। और अगर ये शॉर्ट डाइपोल हो, शॉर्ट डाइपोल मतलब L इज वेरी वेरी लेस देन R, जो इमेजिन नहीं कर पा रहे तो अभी इमेजिन करो,
शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है? ये था आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे था एक चार्ज, यहाँ पे दूसरा चार्ज, ये है सेंटर, ये है प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, ये एल और ये एल, ये सेंटर है ओ। जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है पोटेंशियल, उसका डिस्टेंस सेंटर से बहुत ज्यादा है, तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मतलब एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, इसको बोलते हो शॉर्ट डाइपोल। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, मतलब हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं, इट इज फॉर शॉर्ट डाइपोल, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, या फिर एल इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली एल बाय आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन वन, वेरी वेरी लेस देन वन। अगर ऐसा है तो एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया तो सेकेंड टर्म निग्लेक्ट है ना, सेकेंड टर्म कैन बी निग्लेक्टेड। सो देयरफॉर r1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 माइनस 2l cos थीटा बाई r। आ गया। हमारा इंटरेस्ट r1 स्क्वायर में नहीं था, हमारा इंटरेस्ट था r1 में, तो टेक स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, taking square root. So if you take square root, you have r1 equal to r 1 minus 2l cos theta by r raised to 1 by 2। हमारा इंटरेस्ट r1 में भी नहीं था, हमको चाहिए 1 अपॉन r1। टेक रेसिप्रोकल, so taking reciprocal, therefore you have 1 by r1 equal to 1 by r 1 by r into 1 minus 2l cos theta by r raised to half। ये जो रेस टू हाफ है, अगर इसको ऊपर लाना है तो क्या होगा, रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा। वेरी गुड। तो यू विल हैव 1 बाय r1 इक्वल टू 1 बाय r 1 माइनस 2l cos थीटा बाय r रेस टू माइनस हाफ। अगर आपको याद है तो हम L वेरी वेरी लेस देन R अज्यूम करके चल रहे हैं। जब ऐसा हो तो L बाय आर इज वेरी वेरी लेस देन 1, और जब ऐसा हो तो you can simplify this expression with the help of binomial theorem। binomial theorem या binomial expansion एक ही बात है। तो using binomial theorem, और जब binomial theorem यूज करते हो तो उस केस में सिर्फ सेकेंड टर्म तक ही लिखेंगे, और जो एक्सपोनेंशियल है वो डायरेक्टली किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म के साथ। ये हमने ग्रेविटेशन में भी किया है ऑलरेडी। सो देयरफॉर 1 बाय r1 इक्वल टू 1 बाय r 1 माइनस माइनस हाफ 2l cos थीटा बाय r, 2 कैंसल। Therefore 1 by r1 equal to 1 by r 1 minus minus plus 1 plus l cos theta by r। इसको कर लेगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल हैव 1 by r1 equal to 1 by r into 1 is r plus l cos theta by r, r into r square। So 1 by r1 equal to r plus l cos theta by r square। Equation number 2, करेक्ट। अब सिमिलरली 1 बाय r2 फाइंड करो। अब 1 बाय r2 फाइंड करने के लिए पूरा प्रोसेस वापस रिपीट नहीं करना है, तो वापस ट्राइंगल लोगे। पहले आपने ट्राइंगल AOC लिया, अब BOC लेना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई कैन से सिमिलरली, मैंने आपको बताया था 1 बाय r2 जब फाइंड करोगे तो जो एंगल बना, वो जो एंगल था 180 माइनस थीटा, ये एंगल, तो ये टोटल एंगल कितना है 180, तो ये है 180 माइनस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय r1 जो डेरिवेशन था उसी का रेफरेंस लेंगे, सिर्फ बोलेंगे सिमिलरली 1 बाय r2 इक्वल टू r प्लस l कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा।
So therefore 1 by R2 equal to R minus L cos theta upon R square. Equation number 3. अब ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन नंबर 1 में. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 यू हैव इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले याद होना चाहिए क्या था? V equal to 1 by 4 pi epsilon 0 cube 1 by R1 minus 1 by R2. तो ये था इक्वेशन नंबर 1 आपका. तो अभी सिर्फ करना क्या है, इसमें जो R1 है 1 अपॉन R1 और 1 बाय R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो व्हाट इज 1 बाय R1? R प्लस L cos थीटा बाय R स्क्वायर और 1 बाय R2 माइनस L cos थीटा बाय R स्क्वायर. ओके, गुड गुड. अब डिनोमिनेटर सेम है. यस, बराबर है. तो अभी मैंने किया नहीं ना, करना बाकी है. तो जब मैं डिनोमिनेटर सेम कर लूंगा तब मैं माइनस और प्लस कर दूंगा. तो ये आ जाएगा आपके पास R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा बाय R स्क्वायर. प्लस R माइनस R कैंसल. So therefore you have V equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q. ये Q, ये 2L cos theta, ये 2L cos theta upon R square. What is Q into 2L? Electric dipole moment. Therefore V equal to 1 by 4 pi epsilon 0. ये Q into 2L is P cos theta by R square. तो ये आपको मिल गया potential due to electric dipole. So potential due to electric dipole is proportional to 1 by R, 1 by R square, 1 by R cube, 1 by R raised to 4, 1 by R square. Good. सिर्फ मुझे यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लाना है तो व्हाट आई विल डू इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय R 1 by 4 pi epsilon 0 PR cos theta upon R cube. लेकिन पी आर कॉस थीटा इज पी बार डॉट आर बार. तो V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बार डॉट आर बार अपॉन आर क्यूब. ये आ गया आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी बार एंड आर बार. क्लियर यहाँ तक? गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर. इसके बाद हमने देखा था स्पेशल केसेस. कौन से दो स्पेशल केसेस? एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट. तो हमारे पास दो स्पेशल केसेस है. देखो ये जो पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट सी रैंडम पॉइंट था. रैंडम पॉइंट मतलब वी हैव टेकन इट एनीवेयर वी वांट. वी हैव नॉट स्पेसिफाइड कि वो सी पॉइंट एक्सिस पे है कि वो सी पॉइंट इक्वेटर पे है. हमने बोला लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट सी एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू ओ. ये सी पॉइंट इट कैन बी एनीवेयर. तो ये जो सी पॉइंट था जहां पे आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, तो ये सी पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है एक्सिस पे, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू है, और ये एल है, ये भी एल है, और डिस्टेंस तुम हमेशा मेजर करते हो सेंटर से, ये डिस्टेंस है आर. तो दिस इज पॉइंट सी. या तो यहाँ कंसिडर करो या फिर अदरवाइज यही सी पॉइंट यू कैन बेसिकली टेक ओवर हियर, राइट. तो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक का आर. सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर आपने नोटिस किया होगा, जो करना चाहिए था, ये जो एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हम लोग मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज. तो अगर पॉइंट ही यहाँ पे है तो व्हाट इज एंगल, और यहाँ पे है तो 180. तो इसके दो केसेस बनेंगे. तो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 में एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट. अब एक्सियल पॉइंट में भी दो केसेस है. तो सब
सब केस ए, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 तो सिंपल v इक्वल टू 1/4πε0 p cos ऑफ 0 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला यही था 1/4πε0 p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा इज 0, व्हाट इज cos 0? 1, तो cos 0 आ गया 1, तो ये मिल जाएगा आपको 1/4πε0 p बाय आर स्क्वायर। सब केस नंबर 2 मतलब बी, अगर सी पॉइंट नेगेटिव चार्ज के उस साइड पे है तो थीटा इज 180 डिग्री, और अगर 180 है तो v इक्वल टू सिंपल 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 v इक्वल टू 1/4πε0 p cos ऑफ 180 बाय आर स्क्वायर, मतलब -1/4πε0 p बाय आर स्क्वायर। तो एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, सिंपल। So therefore, in general, potential at axial point is equal to plus minus 1/4πε0 p by r square. p by r square. Done. तो इतना हमने कल देखा था और आज एक बार रिवाइज भी हो गया। तो अब जाएंगे हम अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगेन वेरी सिंपल टॉपिक बट वेरी इंटरेस्टिंग। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस, तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, उसको क्या बोलोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग फिजिक्स ये सबसे इजी सब्जेक्ट है। ये सिर्फ एक फोबिया बना दिया, डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, आई डोंट नो व्हाई इट इज टू डिफिकल्ट। क्यों सिंपल है? नाम में है इक्वी पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन में वही लिखना पड़ेगा, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। हो गया डेफिनेशन। द सरफेस at every point of which the electric potential या electrostatic potential एक ही बात है, the electric potential is same is known as equipotential surface, is known as equipotential surface। तो एक बार आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन कर दिया, तो इसके बाद आपका काम ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप बताओ, क्योंकि जब सरफेस बोलते तो बहुत सारे शेप्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, दिस इज अ सरफेस, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, स्फेरिकल शेल, सिलेंड्रिकल शेल, तो ये सारे सरफेस के शेप है। तो आपने एक बार इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन कर दिया, नाउ योर जॉब इज टू टेल कि कौन से टाइप के चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या आएगा। तो कैसे बताएंगे? पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज? V of R equal to 1/4πε0 Q by R। तो चार्ज तो एक ही है, सिंगल चार्ज है, तो चार्ज तो चेंज होगा नहीं, मतलब चार्ज इज कांस्टेंट, 1/4πε0 भी कांस्टेंट। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे। और अगर R भी कांस्टेंट ले लिया तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। लुक एट द फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड। ये तो वैसे भी कांस्टेंट था, मतलब पोटेंशियल डिपेंड दो ही चीज पे करता है, चार्ज और डिस्टेंस। लेकिन चार्ज तुमने एक ही लिया, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज तो पॉइंट चार्ज है, उसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट। मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? आर। और अगर मैंने आर ही कांस्टेंट रख दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज, ध्यान दो नहीं तो फिर आई विल स्टार्ट शूटिंग क्वेश्चंस एट यू, बम्बार्डमेंट चालू कर दूंगा इफ यू डोंट पे अटेंशन। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन। ये पॉइंट चार्ज है, अगर डिस्टेंस देता हूं आर,
और सपोज सेम डिस्टेंस लेता हूं r बट दूसरी डायरेक्शन में, सपोज सेम डिस्टेंस लेता हूं मैं r बट किसी और डायरेक्शन में, तो ऐसे हर बार r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या आएगा, सेम, राइट। तो टू माय राइट, टू माय लेफ्ट, अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, साइडवेज, हर बार हर डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो कैन यू इमेजिन शेप क्या बनेगा, स्फेरिकल शेल। ओके, वेरी गुड। तो पॉइंट चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फीयर। वेरी गुड, वेरी गुड। So for a point charge, equipotential surface is in the form of sphere. लेकिन एक स्पीयर नहीं, क्यों नहीं, ये तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात हो गई ना, फॉर सम डिस्टेंस r1। लेकिन मैं अगर डिस्टेंस बढ़ा दूं, r2 कर लूं, तो वापस से शेप क्या बनेगा, स्पीयर बट विथ ग्रेटर रेडियस, रेडियस बढ़ गया, राइट। मैं अगर और डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो ये जो था ये r2 था, मैं अगर और लार्जर डिस्टेंस पे पोटेंशियल चेक करता हूं, हर डायरेक्शन में वापस से क्या होगा, सेम। तो क्या बनेगा वापस से, स्फीयर, सिर्फ अगेन विथ इवन लार्जर रेडियस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर पॉइंट चार्ज आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स तो है, लेकिन कैसे है, कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि सेंटर इज सेम। तो equipotential surfaces for a point charge are in the form of concentric spherical shells. Therefore, equipotential surfaces for a point charge are in the form of concentric, या तो बोलो concentric spherical shell या तो concentric spherical surfaces, एक ही बात है। यहाँ तक क्लियर, गुड। व्हाट अबाउट लाइन चार्ज, अगर मेरे पास एक लाइन चार्ज है तो इस केस में what will be the shape of equipotential surface, coaxial cylinders। तो मोर और लेस गॉस लॉ जैसा है ये, जो शेप कंडक्टर का वही शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस का। पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल, लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल। तो in this case you have equipotential surfaces in the form of coaxial cylinders। तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, फॉर लाइन चार्ज equipotential surfaces are in the form of coaxial cylinders। डन, गुड, यहाँ तक क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मुझे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है, ए टू बी मूव करना है, तो व्हाट इज वर्क डन, कल जो डिराइव किया था, वर्क डन इक्वल टू समथिंग इनटू समथिंग, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इफ यू रिमेंबर, एंड यू मस्ट रिमेंबर, वो भी याद होना चाहिए आपको, इफ आई हैव अ चार्ज, some charge, source charge, if I have another charge, and if I am moving this charge from point A to point B, so work done in moving the charge from A to B is the charge that you are moving multiplied by potential difference between point A and B। तो इसको हमने लिखा था फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि इनिशियली कहाँ था चार्ज, ए पे, फाइनली कहाँ जाएगा, बी पे, तो वीबी माइनस वी। अब ये कहाँ काम में आएगा वो भी देखते हैं। तो इमेजिन
या फिर लेट अस मूव, वी नो दैट वर्क डन in moving a charge Q from point A to point B is, so work done W from A to B is Q into VB minus VA, मतलब potential difference. है तो क्लियर? पक्का पक्का. और ये वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो बात ऐसा है, अगर मेरे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, कोई भी शेप ले सकते हो, पॉइंट चार्ज का होगा तो स्फेरिकल, लाइन चार्ज का होगा तो सिलेंड्रिकल, और इमेजिन इसका जो सोर्स चार्ज है वो सेंटर पे है, और इमेजिन मैं दूसरे चार्ज को मूव कर रहा हूं, तो ये आई हैव दिस चार्ज Q which was at A, now I am moving this at point B, बराबर. So what I am doing is I am moving charge Q from one point A to another point B, but ये जो सरफेस था, ये कौन सा सरफेस था? इक्वी पोटेंशियल. और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन क्या बोलता है? द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, विच मीन्स that VA equal to VB, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम. तो व्हाट विल बी वर्क डन? 0. वेरी गुड. तो फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले तो ऐसा बोलूंगा मैं, इफ पॉइंट्स A एंड B आर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस या फिर लाई ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, then potential at A equal to potential at B. Therefore what will be work done? 0. Therefore no work is done in moving a charge from one point to another on equipotential surface. नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो तो क्या करना पड़ता है? वर्क डन. लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हुए तो नो वर्क इज डन. तो सिंपल. Therefore no work is done in moving what? In moving a charge from one point to another on equipotential surface. Okay, good. Done. So this is what you should know. This is all about equipotential surface. सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, बता देता हूँ. You must know, very simple. अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमारे पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? हाँ, अवे फ्रॉम इट, मतलब इस केस में रेडियली आउटवर्ड्स. तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, एंड इफ यू नोटिस ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इफ यू नोटिस ये यहाँ पे क्या है? नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर. यहाँ पे क्या है? नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री. यहाँ पे क्या है? नॉर्मल 90 डिग्री. यहाँ पे भी क्या है? नॉर्मल 90 डिग्री. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो आखिरी में एक लाइन लिखा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमेशा ही ऐसा होता है, ये आगे काम में आएगा टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो मैटर इफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फीयर, मतलब पॉइंट चार्ज हो. अगर लाइन चार्ज भी लोगे तो भी क्या आएगा? नॉर्मल, क्योंकि लाइन चार्ज के केस में क्या होगा? ये लाइन चार्ज है और शेप क्या था? सिलेंड्रिकल. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था? सिलेंड्रिकल. तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अवे. तो देखो वापस से क्या बना? 90 डिग्री. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. किसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस को. गुड.
डन। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यू शुड नो दिस मच, इतना ही है और सफिशिएंट है। इसके बाद अगला टॉपिक है, इफ आई रिमेंबर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 point charges and an electric dipole in an external इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लेकिन उससे पहले हमको 2-3 बेसिक डेफिनेशंस रिवाइज करने हैं और 1-2 डेरिवेशन और करने हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक का जो सीक्वेंस था टॉपिक का, मैंने वो एज इट इज लिया है। द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे बोला ऐसा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 point charges एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही लिखा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें 4 या 5 सब टॉपिक है, ABCD। सबसे पहला टॉपिक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस तो लिए, लेकिन अब तक उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा नहीं है। टाइटल में क्या बोला है? इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लेकिन पहला ही अगर आप सब टॉपिक देखोगे तो वहां पे बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। तो पहले हम लोग 2 point चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वापस से डिराइव करेंगे। हमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point चार्जेस, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R। R स्क्वायर नहीं, स्क्वायर मतलब फोर्स होता है R। पता है, लेकिन वापस से एक बार फाइंड करना है, राइट। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो रिमेंबर, पहले थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर लो, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा। एक काम करते हैं, मैं 2 रीजन लेता हूं, एक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और दूसरे में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहां से आया? वी डोंट केयर, है बस है। इसका सोर्स क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसका सोर्स कुछ भी हो। ओह वेरी गुड, तो यू विल हैव अ थिएटर लाइक फीलिंग नाउ। बट विथ टू मच ऑफ क्या बोल सकते हैं, गर्मी। पीछे के कनेक्शन इन्वर्टर से गलती से कट हो गए हैं, तो कल तक ज्वाइंट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल यू टू एडजस्ट। तो एनीवेज, जान दो, द शो मस्ट गो ऑन, डजंट मैटर। अब हमारे पास जब पहला चार्ज हम लाएंगे ना, पहला चार्ज, और चार्ज कहां से लेके आते हो? इन्फिनिटी से। जब मैंने यहाँ पे पहला चार्ज लाया, व्हाट इज द वर्क डन? 0। लेकिन जब यहाँ पे तुम पहला चार्ज ला रहे हो तो वर्क डन इज नॉट 0। क्यों? क्योंकि वहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां पे पोटेंशियल होता ही है। तो इस केस में वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज इज 0। इस केस में वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज इज नॉट 0। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज 0। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज नॉट 0। तो ये केस हम बाद में फोकस करेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो वी विल फोकस फर्स्ट हियर विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो I will start with first defining what is potential energy. अभी आप सबको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लेकिन जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, देखो अगर हमारे पास 2 point चार्जेस है, एंड इफ दीज 2 point चार्जेस आर एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। होता है ना 0? क्यों? बिकॉज देयर इज नो वर्क डन। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका, ऐसा लिखा है, लिखा है क्या? देखो क्या बोला है, when two like charges lie at infinite distance, then the potential energy is 0 since no work is done, right? Now if you bring these two charges close to each other, तो क्या होगा? Work has to be done against the force of repulsion, and this work done is stored in the form of potential energy. राइट तो अभी वो मैं सब लिखूंगा नहीं,
पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां से आया सिर्फ बता देता हूँ, फिर हम लोग डिफाइन कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। वेल बाय द वे, इस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास दो लाइक चार्जेस हो विच आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, potential energy is zero since there is no work done because there is no force of repulsion. But when you bring these two charges close to each other, क्या होगा? Work has to be done against the force of repulsion. पहला लाइक चार्ज लाए, नो वर्क इज डन, लेकिन दूसरा लाए तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल ये वर्ड बहुत कम यूज होता है, मोस्टली पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दैट विल बी द वर्ड विच विल बी यूज्ड। अब डिफाइन कर देंगे। अब डिफाइन करना बहुत सिंपल है, तो डिफाइन कैसे करोगे? इमेजिन हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस को असेंबल करने के लिए, असेंबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले सिस्टम ऑफ चार्ज नहीं था। पहले हम लोग लाए पहला चार्ज, नो वर्क इज डन, फिर हम लोग लाए दूसरा चार्ज, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, फिर हम लोग लाए तीसरा चार्ज, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फिर हम लोग चौथा चार्ज लाए, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो चार्जेस को असेंबल करने में वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो डिफाइन कर दो। डिफाइन करना इज सिंपल। कैसे डिफाइन करोगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम, कहां से लाए? टू देयर प्रेजेंट पोजिशंस। तो अगेन टू डिफाइन इट इज टू सिंपल। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे? वापस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस is defined as the total amount of work done, is defined as the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them, कहां से लाए? by bringing them from infinity to their present position, from infinity to their present positions. So once you have defined what is potential energy, now we will derive potential energy of a system of two point charges. तो पोटेंशियल एनर्जी, इसमें जो पहला सब टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point चार्जेस मतलब सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस, तो फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको, U of r equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r। सिर्फ वहां पे मेथड अलग था डिराइव करने का, यहाँ पे मेथड अलग है। वहां पे जो मेथड आपने यूज किया था, रिमेंबर, रिकॉल करो, हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज था जो ओरिजिन पे था, तो यू हैड अ चार्ज प्लस कैपिटल Q जो आपने बेसिकली ओरिजिन पे रखा था, फिर आपने एक दूसरे चार्ज को मूव किया था, इफ यू रिमेंबर, स्मॉल q, राइट? याद है क्या? आ रहा है याद? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम A टू B, पहले छोटे छोटे स्टेप्स लिए। वर्क डन इन ईच स्टेप वाज -FDR, टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, एंड दैट वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो मेथड था, फिर हम वापस क्यों कर रहे हैं? वो मेथड सिर्फ 2 चार्जेस के लिए कर सकते हैं। जब मैं बोलूंगा तीसरा चार्ज भी लाए,
तो फिर वो मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो रिमेंबर, वो जो मेथड हमने पहले यूज किया था उससे और इस मेथड से फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आएगा, लेकिन वो मेथड का लिमिटेशन है कि उस मेथड में आप 2 पॉइंट चार्जेस के ऊपर नहीं जा सकते हो। तीसरा चार्ज लाना है और सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसके लिए हमको दूसरा मेथड सोचना पड़ा। तो अभी हम दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड से पहले व्हाट वी विल डू इज, हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले ही लेंगे यहाँ पे। तो यू ऑलरेडी हैव अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जेड, और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पहला पॉइंट चार्ज लाया Q1 और उस Q1 को इंफिनिटी से लाके रख दिया यहाँ पे। कहाँ पे? एट सम पॉइंट ए। और ये जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R1 बार। R1 बार। और आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स एट द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट। गुड। देन पहले चार्ज को लाने में वर्क डन कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग ला रहे हैं दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से, और इस दूसरे चार्ज को हम लोग रख देंगे बी पॉइंट पे, और इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R2 बार। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज R2 बार विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R2 बार। ज्यादा क्लियर? ए और बी मतलब चार्ज Q1 और Q2, इन दोनों में डिस्टेंस है R12। कितना है? R12। अभी R12 क्यों बोला हमने? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अभी 2 ही चार्ज है, बाद में तीसरा भी लाएंगे, तो 3 डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, 1 2 1 3 एंड 2 3। क्लियर? हमारे पास एक रीजन था जहां पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया। देन वी ब्रिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट Q1 एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था R1। नो वर्क इज डन, तो वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज इज 0। देन वी ब्रिंग अनदर चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B at a position vector of R2 with respect to origin. The distance between A and B is R12. Okay, so consider, let us consider 2 point charges. 2 point charges Q1 and Q2 located at, situated at, एक ही बात है, located at point A and B at position vectors R1 bar and R2 bar. So to find out potential energy of system of charges, we need to calculate work done. मतलब we need to move the charges from infinity one by one. Okay, so the work done to bring, अब थोड़ा सा नोट्स में मैंने ज्यादा डिटेल लिखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा। तो वर्क डन टू ब्रिंग कौन सा चार्ज? Q1। कहां से लाए? फ्रॉम इंफिनिटी। कहां पे लेके गए? टू पॉइंट ए इज 0। वाई? वाई? सिंस there is no force of repulsion, since there is no force of repulsion, therefore W1 equal to 0। लेकिन जब आप सेकेंड चार्ज लाते हो Q2 तब वर्क डन होता है, बट वर्क इज डन in bringing charge Q2 from infinity to point B and is given by so work is done W2 to bring second charge
बताओ कैसे फाइंड करोगे? आज 2 बार रिपीट किया, कल एक बार बताया था। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज कौन सा? द चार्ज दैट यू आर मूविंग। कौन मूव कर रहे हो? Q2। और पोटेंशियल किसका था? 1 का। तो Q2 इंटू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर। व्हाट इज डेल्टा वी? फाइनल पोटेंशियल माइनस फाइनल फाइनल कौन से पॉइंट पे चार्ज को रखोगे? कहां पे रखोगे? बी पे, राइट। और कहां से लाए थे? लेकिन इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो इसका मतलब ये आ जाएगा Q2 इंटू वी, क्योंकि वो क्या हो गया? 0। व्हाट इज दिस? पोटेंशियल एट पॉइंट बी। किसका पोटेंशियल? पहले से कौन था? पहले से कौन सा चार्ज था? हाँ, तो पोटेंशियल किसका है? Q1 का। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1, देखो लिखा है वहां पे। वर्क डन W2 इक्वल टू चार्ज Q2 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1, राइट, करेक्ट। तो फिर आप बोलोगे, कभी बोलते हैं वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कभी बोलते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, लेकिन इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी पे था और आपने ही डिफाइन किया वेर इज पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। हाँ, तो फिर इनिशियल अगर डिस्टेंस इंफिनिटी है तो पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। सिंपल सिंपल। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा नोट्स और यहाँ का, क्योंकि दिस इज लिटिल डिटेल in terms of derivation and less in theory. So you can write down work done W2 is charge Q2 into potential at point B due to charge Q1. कंफ्यूजन एक जगह पे होता है और यहाँ पे Q2 नहीं लिखा। अरे Q2 को तो तुम मूव कर रहे हो, किसके अगेंस्ट मूव कर रहे हो? Q1 के फील्ड के अगेंस्ट। तो पोटेंशियल किसका है? Q1 का, राइट, गुड। तो W2, therefore W2 इक्वल टू Q2 इंटू, ये पोटेंशियल किसका था? V1 का। कौन से पॉइंट पे? B पॉइंट पे। B पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इन जनरल? 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस। किसका पोटेंशियल है? 1 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? Q1। और डिस्टेंस किसका? डिस्टेंस Q2 का। कहां से? कहां से? 1 से की ओरिजिन से? 1 से की ओरिजिन से? 1 से की ओरिजिन से? 1 या ओरिजिन? 1। क्यों? क्योंकि फील्ड किसका है? 1 का। ओरिजिन पे चार्ज नहीं है, वो सिर्फ ओरिजिन है जहां से तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। तो डिवाइडेड बाय R12, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। तो ये आ गया आपके पास W2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। देयरफॉर टोटल वर्क डन, ये वर्क डन सिर्फ सेकेंड चार्ज को लाने में हुआ और पहले को लाने में कितना हुआ? 0। देयरफॉर टोटल वर्क डन is W equal to W1 plus W2. So W equal to W1 is 0, W2 is 1/4πε0 Q1 Q2 by R12. But by definition, this work done is stored in the form of potential energy. But work done is stored in the form of potential energy. Therefore, potential energy is equal to work done is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। यही फॉर्मूला पहले भी तुमने डिराइव किया है, वो थोड़ा लेंदी मेथड था, ये थोड़ा शॉर्टकट है। क्लियर है यहाँ तक? तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस? 1/4πε0 Q1 Q2 by R12, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्रू आउट डेरिवेशन मैंने कहीं भी नहीं बोला कि पहले से वहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्योंकि नहीं था। अब हमको फाइंड करना है
potential energy due to system of n point charges, due to system of n point charges. तो हमारे पास अब नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो फाइंड करना है। तो पहले पूरा समझ लो वापस, है ना। अगला टॉपिक का हेडिंग यही होगा, क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। देखो अब हमने, ठीक है, थोड़ा बेसिक से, पहले चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, दूसरे को लाने में कितना हुआ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी पता है ना, तो वापस से रिपीट करके क्या फायदा है क्या, नहीं। तो वैसा लिखा है, वी नो दैट, लिखा है क्या ऐसा, क्या लिखा है बताओ, हाँ, वी नो दैट the potential or the work done, the work done, work done, work done for a system of, to assemble a system of, to assemble a system of 2-point charges, 2-point charges is बताओ क्या था वर्क डन, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, तो इसका मतलब हम ये वापस से डिराइव नहीं करेंगे, फिर हम बोलेंगे अब तीसरा चार्ज लाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो हमने पहला चार्ज लाया था ए पे, ये पॉइंट ए था, वर्क डन था 0। फिर हमने दूसरा पॉइंट चार्ज लाया Q2 इंफिनिटी से बी पॉइंट पे, और इन दोनों में डिस्टेंस कितना था, R12। उस केस में वर्क डन कितना हुआ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम अब तीसरा पॉइंट चार्ज लाएंगे Q3, उसको रखेंगे C पॉइंट पे, तो वी विल ब्रिंग another point charge Q3 from infinity and we will keep it at point C at a distance of R13 from Q1 and R23 from Q2. Clear? Good. So let us bring third charge Q3, another charge Q3 from infinity and keep it at point C। और C का डिस्टेंस पता है आपको, R13 है किससे, Q1 से, R23 है किससे, Q2 से। यहाँ तक क्लियर, फास्ट नहीं हो रहा ना दादा, पक्का, श्योर। तो देयरफॉर वर्क डन W3 in bringing third charge, in bringing Q3 is W3 equal to, फॉर्मूला वर्क डन का क्या था, चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल। अभी चार्ज कौन सा मूव कर रहे हो, Q3, लेकिन जिस पॉइंट पे आपने Q3 को रखा है उस पॉइंट पे दो चार्जेस के पोटेंशियल है, एक तो Q1 का और एक Q2 का। मतलब Q1 भी अपोज करेगा और Q2 भी अपोज करेगा। मतलब जब W3 फाइंड करोगे तो दो टर्म्स आएगी ना, और दोनों में चार्ज कौन सा होगा, Q3, क्योंकि चार्ज कौन सा मूव कर रहे हो, Q3। अपोज किसने किया, तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू 2 हो गया। देखो ये लिखा होगा Q3V1 प्लस Q3V2, लिखा है ऐसा, पक्का, यस। देयरफॉर W3 इक्वल टू Q3 1/4πε0 Q1 अपॉन, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, रुको गाई नहीं, कौन सा चार्ज है, Q3, किसने अपोज किया, Q1, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3, तो R13 प्लस Q3 1/4πε0 Q2, डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3, क्योंकि 3 चार्ज को पहले ने भी अपोज किया था और दूसरे ने भी, तो R23। So this is the work done in moving
third charge against the field of first and second या against the potential of first and second. अब एक काम करते हैं, चौथा चार्ज लाते हैं. So let us bring fourth charge and keep it at some other point D. तो एक काम करेंगे, ये तो हो ही गया था, अब और एक चार्ज को मूव करेंगे, बस 4 तक, 5वां नहीं लेंगे, फिर हम लोग बोल देंगे सिमिलरली. ओके, so now let us bring fourth charge and we will keep this charge Q4 at some point D. Distance between Q1 and Q4 is R14. Q4 and Q3 is R34. Q4 and Q2 is R24. R24. देखो अभी जिनका ध्यान नहीं है, you will lose minimum of 8 marks if you are giving JEE or NEET, and minimum of 3 marks if you are giving CET. और माइनस गिन लोगे तो फिर 8 - 2 मतलब 8 + 2 10 मार्क्स जाएंगे तुम्हारे, अगर ध्यान नहीं दोगे तो. क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला है कि एक बार समझ में आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया तो यू कैन सॉल्व. थोड़ा ध्यान दो, फिर थोड़ा नहीं पूरा ही दे दो, थोड़ा तो देना ही है तो पूरा ही दे दो. तो व्हाट इज वर्क डन टू ब्रिंग फोर्थ चार्ज, एक एक करके. अब चौथा चार्ज आया, किस किसने अपोज किया? 1, 2 एंड 3. चार्ज मूव कौन सा किया? तो 3 टर्म आएगी और तीनों ही टर्म में Q4 आपको देखने को मिलेगा. पहले ने अपोज किया तो पोटेंशियल 1 का, दूसरे ने अपोज किया तो पोटेंशियल 2 का, और तीसरे ने अपोज किया तो पोटेंशियल 3 का. गुड. तो ये आएगा Q4 1/4πε0 Q1 R14 प्लस Q4 1/4πε0 V2 है तो यहाँ पे Q2, और ये 2 और ये 4 तो R24 प्लस Q4 1/4πε0, ये 3 है तो यहाँ पे Q3 और ये 3 4 R34. तो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग फोर्थ चार्ज. टोटल 4 चार्जेस नहीं, ओनली फोर्थ चार्ज. So what is the total work done? Therefore, total work done is, पहले चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वो तो 0 था, प्लस दूसरे चार्ज को लाने में जो हुआ वो 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, प्लस तीसरे को लाने में जो हुआ तो 2 टर्म्स थे, क्योंकि तीसरा जब लाए तो पहले और दूसरे दोनों ने अपोज किया था. 1/4πε0 भूल गए, चलो ठीक है, लिखेंगे बाद में, प्लस W4. गुड. तो अब एक एक करके सारे के सारे वर्क डन याद करो. पहला था 0, दूसरा था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12. R12 मैंने बोला R12 लेकिन लिख दिया R13, तो R12. अब इसमें थे 2 टर्म्स 1/4π. याद कैसे रखते हैं? किसको लाए तुम? तीसरे को. तो किस किस ने अपोज किया? 1 ने और 2 ने. तो यहाँ पे 1 3 आएगा और दूसरे में 2 3 आएगा. 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23. W1 W2 W3 W4 बाकी है. W4 में 3 टर्म्स आएगी, W5 में 4 टर्म्स आएगी. W5 तक जाना नहीं है हमको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस 1/4πε0 Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस 1/πε0 Q3 Q4 अपॉन R34. आ गया? गुड. तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो नोटिस करना है ही क्या, सब में 1/4πε0 दिख ही रहा है क्लियरली. तो 1/4πε0 इज कॉमन. Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2
Q4 अपॉन प्लस Q3 Q4 अपॉन राइट। और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या बोलता है, जब बहुत सारे टर्म्स हो तो क्या लिखो, समेशन। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन QI QJ अपॉन RIJ ऑल कॉम्बिनेशंस। अब मतलब क्या बताता हूँ, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी डेरिवेशन तो हम वापस रिपीट करेंगे कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मतलब, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल कॉम्बिनेशन मतलब बताता हूँ, अगर आपके पास दो ही चार्ज थे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है 1 2। देखो जब पहला चार्ज था तो 0, लेकिन जब दूसरा चार्ज लाया, जब दूसरा लाया तो Q1 Q2 अपॉन R12। जब तीसरा लाया तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 1 3 एंड 2 3, बराबर, राइट, गुड। जब चौथा चार्ज लाओगे तो कॉम्बिनेशन देखो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म्स आएंगी, आई 6 टर्म्स। देखो है क्या 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 और 6, गुड, राइट। तो ये जो फॉर्मूला इतना बड़ा दिख रहा है एक्चुअली सिंपल है, एक्चुअली इट इज टू सिंपल। कैसे बता देता हूँ वापस। तो अगर मेरे पास 4 चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 चार्जेस तो टोटल कॉम्बिनेशन 6 बनते हैं, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q1 Q4 अपॉन R14। तो 1 के सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए। अब 2 के, Q2 Q3 अपॉन R23, Q2 Q4 अपॉन R24, Q3 Q4 अपॉन R34। बन गया फॉर्मूला, हो गया। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस Q1 Q Q Q and Q sitting at the 4 vertex of a square. Find out the potential energy of system of 4 charges Q Q Q Q, चारे के चारे चार्जेस सेम है, sitting at the vertices of a square, बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितने होंगे, 6, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, 6 में से 4 डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि 4 साइड्स थे वो सेम थे। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को प्रोसेसिंग की आदत डालनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल के टाइम स्लो कर दूंगा, बट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस। जेडबल नीट निकालना है तो फिर ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन देख के आंसर आता है। आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन देखोगे और आंसर आएगा। चलो टेलिंग क्या बता ही देता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रुको रुको, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल टेल यू हाउ एंड व्हाई यू कैन डू इट ओरली। गड़बड़ नहीं, ये है स्क्वायर। अब स्क्वायर के थे 4 वर्टेक्स और चारों वर्टेक्स पे डाल दिया एक एक चार्ज, और फॉर्चुनेटली चारों के चारों चार्जेस है सेम। इसका मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू है सेम। क्या है, सेम। ये है वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 3, वर्टेक्स नंबर 4। साइड है ए और ए। और अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको पता होगा ये है √2a। ये कितना है, √2a। अगर ये √2a है तो ये भी √2a है, मतलब दो डिस्टेंसेस कितने हैं, √2a। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए वो आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हाई Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4। लेकिन या तो सारे Q सेम है तो हर जगह पे Q स्क्वायर होगा, होगा ना। 6 के 6 टर्म में क्या होगा, Q स्क्वायर। ये आ गया आपका बाहर का कम से कम कॉमन टर्म। डिस्टेंस टोटल कितने थे, 6, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। इसमें से 6 में से 4 डिस्टेंस सेम है, 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4। कितने सेम है, कितने सेम है, डिवाइड बाय डिस्टेंस था ना,
Q1 Q2 को अपॉन था कि नहीं, डिस्टेंस कहाँ था, डिनोमिनेटर में था कि न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर 4/8 आ गई बात, क्योंकि चार चार डिस्टेंस सेम थे ना, और दो डिस्टेंस अलग है लेकिन सेम है, √2a। तो √2a डिनोमिनेटर में कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये है आंसर। और अगर आप स्टैंडर्ड बुक उठाओगे, 15 स्टेप्स लगते हैं ये सॉल्व करने के, ऐसा पूरा लिखते हैं, ये ऐसा लिखेंगे, वी नो दैट, हाँ बताओ, वी नो दैट, ये पूरा। फिर बोलेंगे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, Q5 तो है नहीं, Q4 तक इक्वल टू Q। डिस्टेंस लिखेंगे R12 R23 R34 R14 इक्वल टू A, R13 एंड R24 इज √2a। फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ गया, हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म, डन। तो ठीक है, अभी टाइम हो गया, बाकी फिर कल देखते हैं।